नमस्कार शिक्षार्थियों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो से। मैं हूं डॉक्टर संपत्ति नेगी, इतिहास विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन पर एक परिचर्चा। मध्यकालीन इतिहास लेखन में सर्वाधिक वैविध्य एवं विवाद दृष्टिगत होता है। आज भी एक बहुत ही लंबे समय से मुस्लिम भारत नाम 7 शताब्दियों से अधिक के हमारे मध्यकालीन इतिहास के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इस तरह की भ्रांति उत्पन्न करने में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विभाजन कर उसका नाम हिंदू काल एवं मुस्लिम काल दिया। इसके साथ ही सांप्रदायिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। हमारे इतिहास के मध्यकाल के चरित्र का जो इस प्रकार सांप्रदायिक निरूपण किया गया, उसके पीछे निहित तर्क यह तथ्य दिया गया कि 11वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी से आगे भारत के नए शासकों का धर्म इस्लाम था। शासक के जीवन या शासक परिवार या ज्यादा से ज्यादा शासक वर्ग के इतिहास को भारत के इतिहास का पर्याय स्वीकार कर लिया गया तथा शासक के निजी धर्म को निर्णायक उपादान मान लिया गया। इस तरह हमारे सामने मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में जो कुछ पेश किया गया वह वस्तुतः इतिहास का हिस्सा भर है और जिसे निर्णायक उपादान माना गया वह वस्तुतः बिल्कुल अमहत्वपूर्ण है। असल में इतिहास में हमें जिस विषय का अध्ययन करना चाहिए वह है काल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समाज के विकास की मंजिल, समाज की उत्पादन प्रणाली में आने वाले परिवर्तन और उससे उत्पन्न सामाजिक संगठन आदि। ऐसा अध्ययन अतीत के संपूर्ण समाज का अध्ययन होगा और वास्तव में शासकों का निजी धर्म तो अनावश्यक हो जाएगा। अतः इतिहास मानव विकास की एक अनादि एवं अनंत धारा है और उस अनादि और अनंत धारा को युगों में विभाजित करना हमारी बौद्धिक विवशता है। इस तरह का विभाजन अन्य देशों के इतिहास में भी दृष्टिगत होता है। लगभग हर देश के इतिहास में किसी न किसी समय कुछ विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मध्य युग का अस्तित्व रहा है। उदाहरण के लिए यूरोपीय इतिहास में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन से कुस्तुतुनिया के पतन तक के इतिहास को मध्य युग का काल माना जाता है। अतः भारतीय इतिहास का इस प्रकार का विभाजन भी स्वाभाविक है। वस्तुतः समकालीन शोध सामग्रियों की बहुलता एवं विविधता को देखते हुए राजनीतिक एवं राजवंश का इतिहास लिखना अपेक्षाकृत सुगम भी था। समकालीन इतिहासकारों की कृतियों का विषय भी प्रायः एकांततः राज दरबार का इतिहास ही है। इसके उदाहरण हैं जियाउद्दीन बर्नी का तारीख-ए-फिरोज शाही, अबुल फजल का अकबरनामा आदि। इस तरह ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय मध्य युग को तुर्क आक्रमण या तथाकथित मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ प्रारंभ करने और उस समय की घटनाओं से जोड़ने की कोशिश की एवं सांप्रदायिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन दिया गया। इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के उद्भव से हुई। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पूरी ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक इतिहास लेखकों की चुनौती का मुकाबला करने की कोशिश की। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मानना था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तस्वीर सांप्रदायिक संघर्ष की नहीं है, बल्कि गौरवमय सांप्रदायिक मेलजोल की तस्वीर है। परंतु राष्ट्रवादी इतिहासकार सांप्रदायिक इतिहासकारों की तरह समूचे समाज और उसके गतिशास्त्र का अध्ययन करने के लिए राज दरबार के लेखन से बाहर नहीं बढ़े। इस तरह सांप्रदायिक एवं राष्ट्रवादी इतिहासकारों का दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर एक ही रहा। उदाहरण के लिए अभी हाल तक मध्यकालीन भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु व्यक्तिगत रूप से शासक वर्ग होते थे और यह समझा जाता था कि उनके शासनकाल की सारी ऐतिहासिक घटनाएं
उनकी इच्छा या स्वभाव का परिणाम होती थी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी प्रसार उनके महत्वाकांक्षी स्वभाव का नतीजा था, या मोहम्मद बिन तुगलक की पागलपन से भरी योजनाएं उसके स्वभाव में अंतर्विरोधी गुणों के असंतुलित मिश्रण का परिणाम थे। उसी तरह अकबर उदार धार्मिक नीति पर चलता था, क्योंकि वह प्रकृति से उदार था। सांप्रदायिकों और राष्ट्रवादियों दोनों ने ही मध्यकालीन भारत के इतिहास की व्याख्या इसी तरह की थी। यदि एक बार कोई यह स्वीकार कर लेता है कि अकबर की उदार धार्मिक नीति स्वयं उसके उदार दृष्टिकोण का प्रतिफलन थी, तो यह निष्कर्ष भी अनिवार्य हो जाता है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति उसकी कट्टर प्रकृति का परिणाम थी। इस तरह की नीतियों संबंधी चर्चा में उदारता और कट्टरता संबंधी धारणाओं का समावेश हो जाता है, जबकि वे महज इस या उस शासक की उदार या कट्टर प्रकृति मात्र का नतीजा न होकर ठोस राजनीतिक परिस्थितियों की बाध्यताओं का और हर अलग अलग प्रसंग के पीछे क्रियाशील गुटों और तबकों की पंक्तिबद्धताओं के संतुलन का नतीजा होती है। इस तरह साम्राज्यवादी एवं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन दोनों की अपनी सीमा रही। तत्पश्चात मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उद्भव हुआ। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। प्रोफेसर R.S. शर्मा ने प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के मध्य सीमा रेखा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक विकास की प्रक्रिया को पहचानने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था को एक वैचारिक मापदंड के रूप में प्रयुक्त किया। प्रोफेसर D.D. कौशाम्बी और प्रोफेसर R.S. शर्मा जैसे विद्वानों ने तो एशियाई उत्पादन व्यवस्था संबंधी मार्क्स की विचारधारा का खंडन किया। इस विचारधारा के अनुसार प्रारंभिक भारतीय समाज में परिवर्तन विषयक कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं थी। वस्तुतः मार्क्स ने भारतीय परिस्थितियों का अवलोकन किया एवं 1853 ईस्वी में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के विषय में 2 निबंधों का प्रकाशन किया। मार्क्स के अनुसार भारत में खेती की परिस्थितियां भूमि पर निजी स्वामित्व कायम करने के अनुकूल नहीं थी। इसी कारण यहाँ खास तरह की एशियाई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जो नीचे गांवों के स्तर पर तो आदिम साम्यवाद के अवशेषों को अपने साथ लिए हुए थी, और ऊपर केंद्रीय शासन की निरंकुशता थी, जिसका काम युद्ध और लूटपाट के साथ सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण के कार्यों का प्रबंध करना था। इस तरह मार्क्स ने भारत में सामंतवाद की स्थिति को अस्वीकार कर दिया था। प्रोफेसर D.D. कौशाम्बी एवं प्रोफेसर R.S. शर्मा ने इस मत का खंडन किया। R.S. शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में भारत में सामंतवाद का उद्भव एवं विकास ब्राह्मणों को दिए गए उन भूमि अनुदानों से मानते हैं, जिसकी प्रक्रिया पहली सदी ईस्वी से शुरू हो गई थी। कुछ अन्य भारतीय इतिहासकारों ने भी भारतीय सामंतवाद जैसे विषय में गहरी रुचि दिखाई। इन इतिहासकारों में लल्लन जी गोपाल, B.N.S. यादव, तपन राय चौधरी, D.N. झा और सतीश चंद्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तुर्कों के भारत आगमन के बाद होने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि डालते हुए प्रोफेसर नूरुल हसन का कहना है कि यद्यपि देश में कुछ मामलों में परिवर्तन प्रकट हुए, फिर भी तुर्क शासकों के काल में भी पुराना सामंतवादी समाज ही बना रहा। प्रोफेसर नूरुल हसन ने ऐसी परिस्थिति में सामंतवाद की एक संशोधित परिभाषा प्रस्तुत की, जो मध्यकालीन समाज में विद्यमान थी। दूसरी तरफ मोहम्मद हबीब ने भारत में तुर्क शासन की स्थापना के परिणाम को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति का नाम दिया। उनके अनुसार क्रांति के बाद के नए काल में एक नया शासक वर्ग आया। जाति व्यवस्था की अनियमितता से शिल्पकारों को मुक्ति मिली। साथ ही ग्रामीण क्रांति के परिणाम स्वरूप किसानों को
ग्रामीण सामंतों एवं बिचौलिए से मुक्ति मिली। परंतु मोहम्मद हबीब की इस अतिवादी अवधारणा की अपेक्षाकृत अधिक समकालिक और रचनात्मक आलोचना इरफान हबीब ने की। जहां एक तरफ उन्होंने नए तुर्क राज्य के दीर्घकालिक परिणामों, केंद्रीयकरण में वृद्धि, शहरी केंद्रों के विकास और शहरी रोजगार में वृद्धि तक ग्रामीण अधिशेष की भागीदारी की व्यवस्था में परिवर्तन आदि से संबंधित मोहम्मद हबीब के विचारों से सहमति व्यक्त की है, वहां उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्रांति से संबंधित आधारभूत संकल्पनाओं को अस्वीकार कर दिया है। वस्तुतः मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास का औपचारिक रूप से अध्ययन W.H. मोरलैंड एवं K.M. अशरफ के लेखन से प्रारंभ होता है। मोरलैंड ने 1920 में लिखित अपनी पुस्तक इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर इन इकोनॉमिक स्टडी में क्रमबद्ध रूप में मध्यकालीन भारत के आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन का आधार तैयार किया, परंतु उनकी दृष्टि ब्रिटिश पक्षधर ही बनी रही। उसने राष्ट्रवादियों के इस आरोप का खंडन किया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की स्थिति में गिरावट आई। दूसरी तरफ बृजनारायण ने अपनी कृति इंडियन इकोनॉमिक लाइफ पास्ट एंड प्रेजेंट में मोरलैंड के लेखन के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर 1920 ईस्वी से 1947 तक भारतीय इतिहासकार मुख्यतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास के अध्ययन पर ही केंद्रित रहे। मुख्यतः 1956 ईस्वी के पश्चात सामाजिक इतिहास के अध्ययन का आधार अधिक व्यापक हुआ। अतः मध्यकालीन शासक वर्ग के क्रमबद्ध अध्ययन पर बल दिया जाना एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में देखा गया। विशेषकर जमींदार एवं कुलीन वर्ग की भूमिका, उनके पारस्परिक संबंध और राज्य में उनकी विशिष्ट भूमिका आदि के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा। कुलीन वर्ग की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन सतीश चंद्र ने अपनी कृति पार्ट्स एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट में प्रस्तुत किया। इस विषय पर एक आधिकारिक कृति है। इसके अतिरिक्त 1963 ईस्वी में लिखित इरफान हबीब का एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। प्रोफेसर नूरुल हसन ने भी अपने एक निबंध द पोजीशन ऑफ जमींदार इन मुगल एम्पायर में जमींदारों के विभिन्न स्तरों की स्थिति एवं उनकी भूमिका की व्याख्या प्रस्तुत की। एम अतहर अली ने औरंगजेब के अंतर्गत मुगल कुलीन वर्ग के संगठन एवं संरचना के अध्ययन के लिए पहली बार सांख्यिकीय दृष्टिकोण को अपनाया। जब 19वीं एवं 20वीं सदी में मध्य वर्ग का उद्भव हुआ तथा इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी, तो स्वाभाविक रूप से इतिहासकारों की दृष्टि इस वर्ग की ओर गई और मध्यकालीन भारत में इस वर्ग की खोज होने लगी। बी मिश्रा एवं ताराचंद्र ने इस दिशा में प्रयास किया, परंतु इन दोनों ने भी मोरलैंड की तरह इसी निष्कर्ष को ही स्वीकार किया कि मध्यकाल में मध्य वर्ग का अस्तित्व नहीं था। इस विषय पर वर्तमान दृष्टिकोण दूसरी दिशा में अग्रसर है। इसी से संबद्ध एक दूसरा प्रश्न है कि क्या यूरोप के तर्ज पर मुगल कालीन भारत में पूंजीवाद के विकास की संभावनाएं थीं? इस विषय में मोरलैंड का मानना है कि बिना ब्रिटिश हस्तक्षेप के मध्यकालीन भारत में पूंजीवादी विकास की न्यूनतम संभावनाएं थी। इरफान हबीब एवं मॉरिस डी मॉरिस ने भी मोरलैंड के इस मत को स्वीकार किया। दूसरी तरफ सोवियत इतिहासकार पाव्लोव एवं सिचेरोव का मानना है कि सामंतवादी पद्धति में 18वीं सदी तक एक प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो गया था और यह पद्धति टूटने के बिंदु पर पहुंच चुकी थी। अतः इसी स्थिति में एक देशी पूंजीवाद के उदय की संभावना निहित थी। फिर भी कुछ अन्य इतिहासकार इस तर्क से सहमत नहीं हैं और उनका मानना है कि मध्यकालीन भारत में भूमि की अधिकता के कारण इस प्रकार का गतिरोध
कभी उत्पन्न नहीं हुआ। अतः अब पूंजीवाद के विकास की संभावनाओं की खोज संपूर्ण भारत के संदर्भ में न कर क्षेत्रीय स्तर पर की जा रही है। इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास की दृष्टि राजवंश के इतिहास से हटकर आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा के अध्ययन की ओर अधिक अग्रसर हुई। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक इतिहास का महत्व कम हो गया तथा आर्थिक सामाजिक इतिहास का महत्व बढ़ता चला गया।